हेलो बच्चा लोग। आज हम लोग दो चैप्टर करेंगे, दो टॉपिक करेंगे और एक टॉपिक तो 2 पेज का है। सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स हैं आप लोग, राइट? आप सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स हैं, इनडायरेक्ट टैक्स के, और हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी टॉपिक में हैं, राइट? सर, चैप्टर नंबर 26, राइट? सही सुन रहे हैं आप? चैप्टर नंबर 26 यानी इसके पहले पीछे 25 चैप्टर हमारे निकल चुके हैं, ऐसा कहिए, राइट? यस, हम लोग वॉल्यूम 3 में हैं। चैप्टर नंबर 26 में 2 पेज का है, अबाउट जीएसटी पोर्टल। होना तो चाहिए था ये इंट्रोडक्शन के पास में, हालांकि जीएसटी पोर्टल के लिए थोड़ा सा कवरेज हम लोगों ने इंट्रोडक्शन चैप्टर वॉल्यूम 1 में भी दिया है, लेकिन ये 2 पेज डेडिकेटेड है सिर्फ और सिर्फ पोर्टल के लिए। डायरेक्ट इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का 2 पेज लिया गया है, क्योंकि यहाँ से इंस्टीट्यूट एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ रही है, उसको कवर करने के लिए। सर, जब आप अपने इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट देखेंगे तो वहां पर ये चैप्टर है, ऑपरेशन ऑफ जीएसटी पोर्टल्स अ वॉक थ्रू। आप ध्यान से सीएमए आईसीएमएआई इंस्टीट्यूट का पेपर 18 जो स्टडी मटेरियल है उसके इंडेक्स में जाएंगे, चैप्टर्स के इंडेक्स में, तो वहां पर ये चैप्टर है और मैंने वहीं से इस कंटेंट को लिया है। और ऑब्वियसली जब मैं कंटेंट को लूंगा, क्यों ले रहा हूं, क्यों आपको पढ़ा रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन 2 पेज में से आने के चांस हैं। हमने लिमिटेड वे में हाफ पेज पढ़ा है इंट्रोडक्शन चैप्टर में। सब कुछ पढ़ रहे थे वहां, तो जीएसटी काउंसिल के बारे में भी पढ़ रहे थे हम लोग, हिस्ट्री भी पढ़ रहे थे हम लोग, क्या था जीएसटी, कैसे आया, जीएसटी के फीचर्स क्या हैं। ये पोर्टल के बारे में डेडिकेटेड। अब सर एक क्वेश्चन है कि पोर्टल पे हम क्या क्या सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। अब क्या है, तो इसको आप अपने मन से लिख दो। अगर आप अपने मन से लिखोगे तो फिर कुछ अच्छी अच्छी बातें जो हैं वो आप नहीं लिख पाओगे, जहां पर आपको एग्जामिनर कॉपी चेक करते समय स्कोर दे। तो हम जीएसटी पोर्टल पे कैसी सर्विसेज ले सकते हैं, फाइनल की तैयारी आप कर रहे हैं तो हम ये सब लिखने की कोशिश करेंगे कि हम जीएसटी पोर्टल पे क्या क्या सर्विसेज ऑनलाइन ले सकते हैं। एक क्वेश्चन यहां से बनता है। उसके बाद थोड़ी सी बात है कि जीएसटीएन नेटवर्क किस फॉर्म में है, कंपनी फॉर्म में है या किस फॉर्म में है, इसमें होल्डिंग किसकी है। गवर्नमेंट की होल्डिंग कंबाइंड 49% है, फिर भी गवर्नमेंट का कंट्रोल इस पोर्टल पे कैसे है। क्या कहा गया कि गवर्नमेंट का, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का कंबाइंड होल्डिंग 49% रहेगा और बाकी जो प्राइवेट प्लेयर्स है उनकी होल्डिंग मोर देन 50% रहेगी, 50% यानी 51%। सर 49% होल्डिंग होते हुए भी इस पोर्टल पे कहीं ना कहीं कंट्रोल किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। क्यों और कैसे, उसकी बात यहाँ पे करेंगे और वो एग्जाम के लिए जरूरी भी है। एक क्वेश्चन यहां बनता है, साइलेंट फीचर ऑफ जीएसटी नेटवर्क। फाइनल लेवल पे 5 मार्क्स मैंने एलोकेट किया है, यही 4 से 5 मार्क्स का एक थियोरेटिकल क्वेश्चन पोर्टल पर आता है, तो मुझे इस 2 पेज की जरूरत पड़ेगी, जिसमें से ये साइलेंट फीचर्स के 4 पॉइंट आपको ध्यान में और याद करके जाने हैं अपने एग्जाम्स के लिए। देखो, एक होता है अपने मन से कुछ भी लिख देना और एक होता है टू द पॉइंट, जो हमारा स्टडी मैट कहता है हम उसको लिखें। इंस्टीट्यूट की जो एक्सपेक्टेशन है वो क्या है, इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में, वर्कबुक में जो सॉल्यूशन का पैटर्न है उसको आप फॉलो करो। आप 10 बुक रेफर करो अपने पढ़ने के लिए, आप 10 टीचरों को पढ़ो, आप मेरे से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टीट्यूट क्या चाहता है, जो हमारे मटेरियल की चीजें हैं वो आप रिप्रोड्यूस करें, उसके आसपास रहे तो हम आपको मार्क्स दे देंगे। तो एक क्वेश्चन की यहाँ पे तैयारी करेंगे। हालांकि फंक्शन ऑफ जीएसटी एंड नेटवर्क ये आप इंट्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ चुके हो मेरे से, फंक्शंस ऑफ जीएसटी एंड नेटवर्क तो आप पढ़ चुके हो। फीचर्स यहाँ पर एक नया क्वेश्चन है हमारे लिए। एक तो फीचर्स और थोड़ा सा हम क्या क्या सर्विसेज ले सकते हैं इसकी एक लिस्ट है। मैं तो जरूर कहूंगा इस लिस्ट को आप प्रिपेयर करके जाना, और ऑलमोस्ट इसमें जितनी बातें लिखी है ना सभी हम चैप्टर्स में पढ़ते ही पढ़ते, इंक्लूडिंग रिफंड चैप्टर जो आगे आने वाला है। सर, ट्रांजिशन फॉर्म्स एक हमारा ट्रांजिशनल प्रोविजन बोल के चैप्टर, और वो यूनिक है सीएमए फाइनल का, सीए फाइनल में नहीं है वो। अगर मैं रिफंड की बात करूं तो रिफंड सीएमए फाइनल, सीए फाइनल दोनों में, और ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है दोनों का। लेकिन ट्रांजिशनल प्रोविजंस, वैट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स हटने के बाद जो जीएसटी आया, तो जिनके पुराने टैक्सेस की लायबिलिटी थी या जिनको पुराने टैक्सेस के क्रेडिट मिलने थे, उनका क्या हुआ नए लॉ में, ट्रांजिशनल प्रोविजंस। सीए इंस्टीट्यूट ने फाइनल लेवल पे उस प्रोविजन को ड्रॉप कर दिया, नहीं पूछता है। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन सीएमए इंस्टीट्यूट में हर बार आता है। सीएमए फाइनल लेवल पे बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर क्या डिफरेंस है सीएमए फाइनल और सीए फाइनल के कंटेंट में।
तो डिफरेंस है ना, जैसे ये 2 पेज का कंटेंट है ही नहीं वहां पर, और अगर है भी तो ये बातें नहीं है जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक। और उसके अलावा ट्रांजिशनल प्रोविजंस, तो वो चैप्टर ही नहीं है। 15 से 20 पेज का एक चैप्टर है हमारे पास सीएमए फाइनल में, वो चैप्टर ही वहां नहीं है और एक क्वेश्चन वहां से पूछता है, ठीक। तो वो भी हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग एक बहुत ही अच्छे चैप्टर में जाएंगे, असेसमेंट, जिसमें अमेंडमेंट्स है। एक क्लैरिफिकेशन का सर्कुलर आ रखा है इसके अंदर, एक क्लैरिफिकेशन इशू हुई है इसके अंदर थ्रू सर्कुलर, वो अमेंडमेंट्स है। अगर मैं रिसेंट 6 महीने की अमेंडमेंट्स की बात करूं, से जून में एग्जाम होना था, वो नहीं हुआ, अब दिसंबर में एग्जाम्स है। और आप बच्चे वो मेरी इस वीडियो को देख रहे हो जिनका एग्जाम दिसंबर 2020 में है या फिर जून 2021 में, राइट। आपका एग्जाम अगर जून 2021 में है तब भी ये वीडियो रेलेवेंट है, और अगर आपका एग्जाम दिसंबर 2020 में है तब भी ये वीडियो रेलेवेंट है, राइट। सर फाइनल लेवल, लेकिन इंटर लेवल के स्टूडेंट्स नहीं, इंटर लेवल के स्टूडेंट्स नहीं। असेसमेंट चैप्टर, सर पेज नंबर 27 यानी चैप्टर नंबर 27 पे हम लोग असेसमेंट में काफी अच्छा डिटेल डिस्कशन करेंगे, रिलेटेड सेक्शंस और उसके रूल्स। रूल्स तो बहुत कम है, 3 ही रूल्स हैं, जिसमें से 2 रूल को हम लोग कवर कर रहे हैं और 1 रूल को क्वेश्चन आंसर। 3 रूल है, तीनों रूल कवर कर रहे हैं, लेकिन 1 रूल क्वेश्चन आंसर फॉर्म में जाएगा। सर असेसमेंट, जब हम लोग जीएसटी की रिटर्न फाइल करते हैं या जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तब जो एक्शन डिपार्टमेंट हमारे ऊपर लेती है। सर हमने जीएसटी का टैक्स जमा कर दिया, एक ओवरव्यू दे देते हैं फिर पढ़ेंगे। सर वो चैप्टर आपने खत्म कर दिया 2 पेज, नहीं नहीं, ये ओवरव्यू चल रहा है, जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अगले 2-2.5 घंटे में। 2 टॉपिक को, एक टॉपिक नंबर 26 और ये टॉपिक नंबर 27, उसका ओवरव्यू चल रहा है। आपको वो 2 पेज मैं पढ़ाऊंगा, मैं वापस आऊंगा, ठीक है। सर असेसमेंट जीएसटी में भी है, असेसमेंट कस्टम में भी है और असेसमेंट इनकम टैक्स में भी है। जब इनकम टैक्स की असेसमेंट की बात करते हैं तो चूंकि वो बहुत पुराना है इनकम टैक्स एक्ट, इसीलिए वहां असेसमेंट जब स्टार्ट होता है ना तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। जब वहां असेसमेंट स्टार्ट होता है तो वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। प्लस इनकम टैक्स का जो असेसमेंट प्रोसीड्योर है, दैट इज सपोर्टेड बाय केस स्टडीज एंड केस लॉज ऑल्सो, जो एग्जाम में पूछता है फाइनल लेवल पे डायरेक्ट टैक्स में। दैट इज नॉट अ केस विथ कस्टम एज वेल एज जीएसटी। कस्टम में जो असेसमेंट टॉपिक है वो बहुत छोटा सा है, 2-3 पेज का है, इंक्लूडिंग एक कॉन्सेप्ट है प्रोविजनल असेसमेंट कस्टम में। जीएसटी में भी है प्रोविजनल असेसमेंट, लेकिन यहाँ थोड़े से नियम अलग हैं। आप मिक्स मत करने देना किसी बीच। आप असेसमेंट पढ़ रहे हो कहाँ, डायरेक्ट टैक्स में, चलो उसको हम एक बार बाद में बात करते हैं। अगर आप असेसमेंट पढ़ रहे हो कहाँ, जीएसटी में, इसके अंदर एक प्रोविजनल असेसमेंट पढ़ेंगे जीएसटी का, और आप फिर कस्टम में भी पढ़ेंगे असेसमेंट एंड प्रोविजनल असेसमेंट्स। आप कस्टम के प्रोविजनल असेसमेंट को जीएसटी के प्रोविजनल असेसमेंट से मिक्स मत कर देना, बस मैं यही कहूंगा। आप दोनों टॉपिक को पढ़ना है, जीएसटी और कस्टम एक साथ एग्जाम में आ रहा है आईडीटी पेपर में, मिक्स मत कर देना। थोड़ी सी सिमिलैरिटी है, बट जब हम वहां पर एक प्रोविजनल असेसमेंट के अंदर जब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे तो दोनों में डिफरेंशिएशन है। कस्टम अलग कहता है कैलकुलेशन कहां से करना है, जीएसटी अलग कहता है, थोड़े प्रोविजन के वहां फर्क है, ठीक। रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी फर्क है, ये भी ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट सेम है, बट कॉम्प्यूटेशन जो एग्जाम है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स आता है, वो अलग है कस्टम और जीएसटी में। सर असेसमेंट टॉपिक सीए फाइनल में भी है और सीएमए फाइनल में आपको मैं पढ़ा ही रहा हूं, राइट, मोर और लेस सेम है। बट इंस्टीट्यूट का मटेरियल ना में जो कॉन्सेप्ट है, सीएमए इंस्टीट्यूट के मटेरियल में जो असेसमेंट चैप्टर का कॉन्सेप्ट है ना, थोड़ा सा ना मिक्स सा हो रखा है। मैंने अपनी मॉड्यूल में वॉल्यूम 3 में थोड़ा सा इसको प्रॉपर वे में अरेंज करने की कोशिश की है। असेसमेंट के अंदर सेल्फ असेसमेंट है, इसके अंदर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है, इसके अंदर स्क्रूटनी हमें पढ़ना है। क्या मैंने कहा, आप रजिस्टर्ड हैं, रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, तब भी इसके अंदर एक्शन लिया जाएगा। आप रजिस्टर्ड हैं, रिटर्न फाइल कर चुके हैं, लेकिन उसमें कुछ गलतियां निकल रही हैं, तब भी इसमें एक्शन लिया जाएगा। आप लायबल है रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं लिए हैं, अच्छा जो लायबल हैं, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं लिए हो तो रिटर्न भी नहीं फाइल किए हो, राइट, तो आपके ऊपर फिर से मैं इसी चैप्टर में एक्शन भी लूंगा। 3 रूल्स है, आएंगे, मैं बताऊंगा, रूल नंबर लिखाऊंगा, कौन सा रूल किस सेक्शन से कनेक्टेड है, किस टॉपिक पे है, वो मैं बताऊंगा। कुछ 1-2 जगह इस चैप्टर में आपको फॉर्म नंबर भी याद करने हैं। जैसे जीएसटी प्रैक्टिशनर चैप्टर हम लोगों ने जीएसटी रिटर्न कंप्लीट किया, जीएसटी प्रैक्टिशनर कंप्लीट कर लिया, आपने देखा वहां सेक्शन भी हैं, रूल्स भी हैं, फॉर्म नंबर्स भी हैं।
वैसे यहाँ पर आपको सेक्शन भी ध्यान में रखना है। कॉन्सेप्ट पहले कॉन्सेप्ट, फिर सेक्शन, फिर रूल्स और फिर फॉर्म्स। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पैटर्न में आपको फॉर्म्स पे, डेज पे हिट कर सकता है। यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो 3 महीने के अंदर कंप्लीट करनी है, कुछ चीजें हैं जो 6 महीने के अंदर, कुछ चीजें हैं जो 90 दिन के अंदर, राइट, 15 दिन के अंदर, 90 दिन के अंदर। कहीं पे इंटरेस्ट रेट 18% है, कहीं पे 6% है। तो जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न है इंस्टीट्यूट का, ऑनलाइन एग्जाम्स में कहा जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव पैटर्न रहेगा या सब्जेक्टिव, अभी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना है पैटर्न ऑनलाइन हो या पैटर्न फिजिकल हो। बोला सर सेंटर पे जाके पुराना वाला पैटर्न पे एग्जाम देना है, या फिर अभी रिसेंट जो एग्जाम होने वाला है उसमें इंस्टीट्यूट कहती है ऑनलाइन एग्जाम देना है, घर से या सेंटर से। सर पैटर्न कैसा भी हो, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी तो पहले होनी चाहिए। एक बार जब आपके ये 15-16 पेज के कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी असेसमेंट चैप्टर के सारे सेक्शंस की, तो उसके बाद एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स पूछ रहा है, ट्रू फॉल्स पूछ रहा है, 4 ऑप्शन पूछ रहा है, या छोटा सा आपको शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए दे रहा है ऑनलाइन। बच्चे बोलते हैं सर हमें ऑनलाइन लिखने की प्रैक्टिस नहीं है, कीबोर्ड की प्रैक्टिस नहीं है। बेटा मोबाइल में चैट की प्रैक्टिस है, लैपटॉप की प्रैक्टिस है। आप लैपटॉप चला ही रहे हैं, क्लासेस देख ही रहे हैं, और इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप ट्रेनिंग वाले स्टूडेंट्स हैं, ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, डम्मी वाले नहीं है आप। फाइनल लेवल की बात मैं कर रहा हूँ, इंटर की बात नहीं कर रहा। फाइनल के स्टूडेंट्स बोलते हैं सर हमारा कीबोर्ड पे प्रैक्टिस नहीं है। तो सर एग्जाम अगर ऑनलाइन पैटर्न होगा तो एग्जाम में कुछ चीजें होंगी जहां पर लाइक कि आपको ऑप्शंस मिलेंगे, आपको मेहनत कम करनी है, बड़े बड़े क्वेश्चन की प्रिपरेशन नहीं करनी है, कोई चीज लिखी हुई मिलेगी उसमें सिलेक्शन देना है आपको, राइट। तो सर कहीं ना कहीं एग्जाम का प्रेशर अगर ऑनलाइन एग्जाम होता है तो हाफ होना चाहिए। अगर आप घबराएं न तो, आप घबराएंगे तो आप प्रेशर डबल कर दे रहे हैं। अगर आप घबराएं नहीं, इंस्टीट्यूट के क्लैरिफिकेशंस का वेट करते रहें और इंस्टीट्यूट जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस दे रही है उसको आप फॉलो करते रहें, तब तो आपके एग्जाम का प्रेशर आधा हो जाएगा। और आप पैनिक में आएंगे तो आप जानबूझकर एग्जाम के प्रेशर को डबल कर रहे हैं। कैसा प्रेशर सर? फिजिकल एग्जाम से इंस्टीट्यूट कह रही है ऑनलाइन एग्जाम में शिफ्ट करेंगे, और आप घबरा रहे हैं। घबरा रहे हैं यानी आप अपने एग्जाम के बर्डन को डबल कर रहे हैं। आप घबराइए नहीं, समय के साथ साथ थोड़ा टाइम दीजिए अपने आप को, थोड़ा इंस्टीट्यूट को टाइम दीजिए। इंस्टीट्यूट धीरे धीरे क्लैरिफिकेशन ला रही है, ऑब्जेक्शन कर रहे हैं फैकल्टीज, इंस्टीट्यूट उस पर काम कर रही है, और 5-10 दिन में इंस्टीट्यूट सेटल डाउन कर देगी। तब आप आ जाना सोशल मीडिया पे, तब तक आप अपने पढ़ाई करो, आप अपना रिवीजन करो। सर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो भी होगा इंस्टीट्यूट आपके हित में देखते हुए सारे फैसले लेंगी, राइट। ऐसा नहीं है कि आप है ना 100 में से 30 मार्क्स भी नहीं ले पाएंगे अगर ऑनलाइन एग्जाम्स होगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक, बहुत इजी रहता है, बहुत इजी रहता है। सर आप ऑलरेडी ऑनलाइन एजुकेशन कर रहे हैं, आप है ना प्रिंटेड बुक की जगह पर ई बुक से पढ़ाई कर रहे हैं, आप ऑनलाइन फेस टू फेस क्लास की जगह पर आप घर पे पढ़ाई कर रहे हैं कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल के थ्रू। तो अब एग्जाम देने की ही तो बात है सिर्फ, उसमें क्यों घबराते हो? कहीं टाइम बचेगा, कहीं टाइम आपको लगाना है, कहीं पर आपका टाइम बचेगा, कहीं पर आपको टाइम लगाना है। एनीवे सर असेसमेंट, असेसमेंट में हमारे पास मैंने क्या कहा, ये हर तरह के लोगों को कवर कर रहा है चैप्टर, और जो रिटर्न चैप्टर हम पढ़ते हैं उसके बाद का ये चैप्टर है। फॉर एग्जांपल आप मान लो बोलते हो कि वॉल्यूम 2 में आपने रिटर्न चैप्टर मेरे से नहीं पढ़ा, मैंने आपको रिटर्न चैप्टर पढ़ाया लेकिन आप छोड़ के आए हो, तो लेकिन पहले आप उसको करके आओ। आपने देखा असेसमेंट इंपॉर्टेंट है, रिटर्न चैप्टर तो इंटर का टॉपिक है, छोड़ दो उसको, नहीं, पहले रिटर्न चैप्टर पढ़ो फिर आना इसमें, ये ध्यान रखना। सर आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखे, रिटर्न नहीं फाइल कर रहे हो, तो भी ये सेक्शन लगेगा। सर ये रहा उसके लिए सेक्शन 63। और आप रजिस्टर्ड हो लेकिन रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो, तो आपके लिए सेक्शन 62 है। और जो लोग खुद से रिटर्न फाइल कर दे रहे हैं, अब डिपार्टमेंट शायद उसको एक्सेप्ट कर ले, अगर डिपार्टमेंट एक्सेप्ट कर लेगी तो वो सेल्फ असेसमेंट है। सर मैं अपनी टैक्स लायबिलिटी नहीं निकाल पा रहा हूं, मेरे पास रेट क्लियर नहीं है, वैल्यू क्लियर नहीं है, सर अब मैं कैसे रिटर्न फाइल करूं, तो आपके लिए सेक्शन 60 है, प्रोविजनल असेसमेंट। ठीक, और कुछ स्पेशल केसेस हैं सेक्शन 64 में डिस्कस्ड, और एक नया पैटर्न, ये स्पेशल केसेस है, ठीक है, प्रोटेक्टिव असेसमेंट टाइप की चीज यहां पे पढ़ेंगे हम लोग सेक्शन 64 में। मैं अंदर जब जाऊंगा डिटेल में तो बताऊंगा। सर ये वैरायटी ऑफ असेसमेंट्स है, इंक्लूडिंग एक टॉपिक है स्क्रूटनी, यानी यहां पर आता है रीअसेसमेंट। जैसे हम लोग बोलते हैं ना यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट और रीअसेसमेंट। रीअसेसमेंट का मतलब है आपके डेटाबेस में थोड़े से बदलाव आए हैं और आपकी टैक्स लायबिलिटी शायद बढ़ी है, क्या तो आईटीसी आपका कम हुआ है या जीएसटी की लायबिलिटी बढ़ी है,
डिपार्टमेंट ने आपके वैल्यू को बढ़ाया है, कोई एग्जाम्शन का बेनिफिट आपको नहीं दिया है, तो अगर डिपार्टमेंट ऐसा एक्शन लेगी आपके ऊपर रिटर्न फाइल करने के बाद, तो हम लोग किस में है, सेक्शन 61 में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर डिटेल्ड चर्चा करेंगे सेल्फ असेसमेंट, रीअसेसमेंट, स्क्रूटनी असेसमेंट जिसको बोलते हैं, इंक्लूडिंग प्रोविजनल असेसमेंट, समरी असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, प्रोटेक्टिव असेसमेंट बोल के भी एक चीज आएगी यहाँ पे, राइट। और सर आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं उसके हिसाब से आपके सेक्शंस और कॉन्सेप्ट्स चेंज होते जाएंगे। अब इसी में हम लोग फिर डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे एग्जाम्स ओरिएंटेड कि अब देखिए यहाँ पर कहीं भी रिसेंट अमेंडमेंट्स नहीं है अगर मैं कहूँ। अच्छा, इस चैप्टर में अमेंडमेंट्स हो या ना हो, ये चैप्टर 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फाइनल लेवल पे सीएमए फाइनल के आप स्टूडेंट हैं, आपका एग्जाम दिसंबर 2020 में हो या जून 2021 में हो, आपके लिए ये चैप्टर 5 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है, चाहे अमेंडमेंट हो या नहीं हो। अब देखिए मैंने आपको प्रोविजनल असेसमेंट कराना है, पहले से ही मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया है और आप इसको इंपॉर्टेंट समझें, इसीलिए मैंने रेफरेंस भी दिया है कि देखिए इंस्टीट्यूट ने इसका क्वेश्चन एमटीपी में अडॉप्ट किया था 2018 में, और इंस्टीट्यूट यहाँ पूछ भी चुकी है जून 2019 में। सर ये एमटीपी में अडॉप्टेड क्वेश्चन है सेट 1 में जून 2018 का प्रोविजनल असेसमेंट। ऐसे भी ना सर, प्रोविजनल असेसमेंट कस्टम में भी इंपॉर्टेंट है, प्रोविजनल असेसमेंट जीएसटी में भी इंपॉर्टेंट है, और आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझो, इसीलिए मैंने यहाँ पे कोट कर दिया है कि ये जून 2019 में पूछा हुआ भी है, राइट। इसमें कुछ ऑफिसर्स के नाम हैं, कुछ प्रोसीड्योर हैं, डेज को लेके हम डिटेल्ड बातें इसमें करेंगे, 6 महीने की बात, 90 दिन की बात। और सर जब इसी से हम सब्जेक्टिव प्रिपरेशन करेंगे तो हमें मान लो ये पूरा प्रिपेयर करना होगा। जब हम इसमें से ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन करेंगे तब ये ऑफिसर का नाम, 90 डेज, 6 मंथ, और या फिर है ना सेक्शन कौन सा है। तो बच्चा पूछता है सर हम है ना इंस्टीट्यूट ना पैटर्न चेंज कर रही है, हम कैसी तैयारी करें। अरे आपके सामने में ये चीज है, इसको इंस्टीट्यूट सब्जेक्टिव में पूछे या आपको ऑब्जेक्टिव पैटर्न में पूछे, आपको वो 90 डेज वाली बात, 6 मंथ वाली बात, सेक्शन नंबर और ऑफिसर का नाम, ये तो आपको सब्जेक्टिव में भी कोट करना पड़ेगा और आपको ऑनलाइन पैटर्न में भी कोट करना पड़ेगा। इसको पढ़ने का तरीका कैसे बदलोगे मालिक। सर इसको पढ़ने के बाद आप ट्रू फॉल्स का एग्जाम का क्वेश्चन दे दो, फिल इन द ब्लैंक्स का दे दो, एमसीक्यू का दे दो और सब्जेक्टिव दे दो, क्या फर्क पड़ता है। वंस यू आर ओके विथ सेक्शन 60 एंड उसके अंदर के टर्म्स मैंने आपको बता दिए क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, अब उस पे इंस्टीट्यूट सब्जेक्टिव पूछे, ऑब्जेक्टिव पूछेगी तो और अच्छा है ना। आपको ऑप्शन देगी एसीडीसी, ज्वाइंट कमिश्नर और एनी अदर प्रॉपर ऑफिसर, तो आपने एसीडीसी सेलेक्ट कर लेना है। अरे कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन ज्वाइंट कमिश्नर और असिस्टेंट ज्वाइंट कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर, तीसरा ऑप्शन देती है असिस्टेंट कमिश्नर एंड डिप्टी कमिश्नर, चौथा ऑप्शन देती है नॉर्मल प्रॉपर ऑफिसर। ऑप्शन मिलने के बाद तो और चीजें याद आएंगी ना। पढ़ाई में ढिलाई नहीं करनी है, पढ़ाई में आपको ढिलाई नहीं करनी है। अगर मैं इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट करूंगा तो 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, 12 मंथ्स, 3 मंथ्स आपको याद रहेगा, तभी तो आप 6 मंथ्स पे टिक मारोगे। तो सर ऑनलाइन पैटर्न इजी है? नहीं। ऑनलाइन पैटर्न हार्ड है? नहीं। तैयारी आपकी कैसी है? जैसी तैयारी वैसा ही पैटर्न आपको इजी और हल्का लगेगा। बट क्या लगता है आपको, अगर सब्जेक्टिव पैटर्न रहे या ऑब्जेक्टिव पैटर्न रहे, सेक्शन 60 को पढ़ने का तरीका बदलोगे आप क्या इसके अंदर के कंटेंट जो मैंने आपके लिए बोल्ड और हाईलाइट कर रखे हैं ये देखिए ना, क्या मुझे थोड़ी पता था, क्या मुझे पता था कि इंस्टीट्यूट ऑनलाइन पैटर्न का एग्जाम लेने वाली है? नहीं। जब ये स्टडी मैट बना रहा था आपके लिए तो इंस्टीट्यूट ने कहा था कि मैं ऑनलाइन पैटर्न का एग्जाम लूंगी, लेकिन जो ऑनलाइन पैटर्न में क्या चाहिए, सेक्शन 60, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, देखिए बोल्ड इटैलिक हाईलाइट कर रखा है, नॉट लेटर देन 90 डेज आपके लिए बोल्ड कर रखा है, इटैलिक कर रखा है, अंडरलाइन कर रखा है। ये देखिए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। क्या आप ऑब्जेक्टिव पैटर्न की तैयारी करना चाहते हैं तो नोट्स आपको दिए तो हैं लिख के मालिक, जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न के लिए इंपॉर्टेंट है वो पहले से आपके नोट्स में हाईलाइटेड है, इटैलिक है, बोल्ड किया हुआ है। मल्टी कलर नोट्स नहीं है मालिक, लेकिन आपके काम के नोट्स हैं, इसको क्या बदलिएगा आप। सर उसके बाद थोड़ी बात इसमें करते हुए इंटरेस्ट में मैं बताऊंगा, इंटरेस्ट में मैं यहाँ पर बताऊंगा, फिर एग्जाम के क्वेश्चन कैसे पूछते हैं प्रैक्टिकल में बताऊंगा। अच्छा, अगर आपको टाइपिंग करना भी पड़े ऑनलाइन तो क्या आप इसको टाइप नहीं कर सकते? एक बच्चा बोलता है सर मुझे कीबोर्ड का पैटर्न नहीं मालूम है। बेटा जो लैपटॉप और कंप्यूटर में कीबोर्ड का पैटर्न है वही कीबोर्ड का पैटर्न आपके मोबाइल में है, वहां आप कर लेते हो फटाफट।
बोला सर वो चैट में इंग्लिश और वहां तो कोई भी इंग्लिश में सामने वाला समझ जाता है, हम ओके को के लिखते हैं, ओ लिखते हैं, सामने वाला समझ जाता है। तो ये आपकी आदत आपने खराब कर रखी है। बट आप बोलते हैं कि सर मेरा लैपटॉप पे लिखने की आदत मुझे नहीं है। तो सर अगर आप मोबाइल में अंगूठों से लिख रहे हैं तो फिर आप लैपटॉप और डेस्कटॉप पे हाथ से नहीं चला सकते। और सुनिए, ये जो मैं आपको बता दूं, कीबोर्ड पे ही ना 4 उंगलियों का कॉन्सेप्ट होता है, राइट। आप 4 उंगलियों की प्रैक्टिस करते हैं, इससे इस फिंगर से आपको कौन कौन से लेटर दबाना है, इससे किससे स्पेस जो है वो अंगूठे से दबाना है, इस 4 उंगली की पोजीशन को कहाँ रखना है। सर आप कोई टाइपिस्ट तो बनने नहीं जा रहे ना। सिर्फ इस फिंगर से आप आराम से टाइप कर सकते हैं। सर मैं आपको नहीं बोल रहा कि आपके पास कीबोर्ड यूज करने की प्रॉपर प्रोफेशनल नॉलेज होनी चाहिए। आप मेरे ऑफिस में स्टेनो नहीं बनेंगे, और स्टेनो वाली स्पीड 1 मिनट में 60 लेटर, 1 मिनट में मैं 20 वर्ड टाइप कर सकता हूं, वो स्पीड नहीं चाहिए आपको। सर आप ना कुछ भी बोल दोगे ऑनलाइन आके, जी मैंने सीपीए का एग्जाम 2009 में दे रखा है। ध्यान रखिएगा, सीपीए का एग्जाम मैंने 2009 में ऑनलाइन दे रखा है। सीए का एग्जाम ऑनलाइन नहीं था। और जो मैंने सीपीए की क्लासेस ली थी बेकर्स इंस्टीट्यूट में, उसने एमसीक्यू की सीडी दी थी, ऑनलाइन नहीं सिखाया था कैसे आंसर देना है प्रैक्टिकल क्वेश्चन का। और हमारे में आता था थ्योरेटिकल क्वेश्चन और एक बॉक्स मिलता था, बोलता था इस थ्योरी क्वेश्चन का जवाब मैक्सिमम 100 वर्ड्स में दें, मैक्सिमम 2 पैराग्राफ में दें, मैक्सिमम 1000 वर्ड्स में दें। आप एक क्वेश्चन दिखता था, उसके नीचे एक बॉक्स दिखता था ब्लैंक, और इसमें लिखा रहता था ऊपर क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन कि इस क्वेश्चन का जवाब नीचे 500 शब्दों तक दें, 500 शब्दों तक दें। और हमने क्या उस समय क्या कोई महारत हासिल कर रखी थी टाइपिंग में? नहीं। नॉर्मल जो आप ऑफिस में काम करते हो, एक्सेल सीट पे, वर्ड पे, नॉर्मल काम जो करते हो वो स्पीड चाहिए। अब इंटर वाला बच्चा बोलता है सर हमने तो ऑफिस में काम नहीं किया। तो ठीक है ना, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव पैटर्न ज्यादा कर देंगे, सब्जेक्टिव पैटर्न कम कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो सर आप डरिए मत, हमें आपको स्टेनो और टाइपिस्ट की मतलब आप हमारे पर्सनल असिस्टेंट हैं, और आपको है ना वो एकदम प्रोफेशनल स्पीड मेंटेन करनी है टाइपिंग में, दैट इज नॉट देयर। आपकी जो नॉर्मल स्पीड है रिज्यूमे बनाने की, अच्छा बोला सर रिज्यूमे तो हम बना, अरे रिज्यूमे में फॉर्मेटिंग होती है, आप फॉर्मेट से मत डरिए। सर एग्जाम में ना वो बॉक्सेस पहले से बने रहेंगे, जिस बॉक्सेस में आपको जो लिखना होगा वो बॉक्सेस एंड फील्ड्स, जैसे आप इनकम टैक्स का कोई रिटर्न फॉर्म फाइल करते हैं तो उसके अंदर बॉक्सेस पहले से बने हुए होते हैं। सर रिज्यूमे तो हम बना नहीं पाते हैं, बेटा रिज्यूमे में लिखने के अलावा फॉर्मेट भी फॉलो करना पड़ता है। वर्ड में फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है वहां आपको तकलीफ है, आई एग्री। एक्सेल सीट में फॉर्मूला कैसे करेंगे, एक्सेल सीट में फॉर्मेट और प्रिंट कैसे करेंगे वहां आपको प्रॉब्लम है, आई एग्री। लेकिन सर कोई बॉक्स दिया हुआ है और उसमें आपको टाइप करना है, बुरा मत मानिएगा, बुरा मत मानिएगा। लॉकडाउन में मेरे 6 साल का बेटा ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है। लॉकडाउन में ही तो पहली बार वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है और जूम क्लासेस ले रहा है, और वो टाइप भी करता है। ऑनलाइन एग्जाम में जब उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो वो टिक मारता है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2-2, 3-3 लाइन के आंसर आते हैं तो वो टाइप करता है। और उसके लिए हमने उसको क्या किया, यूट्यूब पे टाइपिंग करवाते हैं हम उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए। 6 इयर्स का बेटा क्लास 1 में है, और उसकी स्पीड को अच्छा करने के लिए हम उसे यूट्यूब पे कीबोर्ड की प्रैक्टिस करवाते हैं, एक गेम के थ्रू। प्ले स्टोर पे गेम, लैपटॉप में ऑब्वियसली, लैपटॉप में कीबोर्ड की प्रैक्टिस का गेम आता है, राइट, जिसमें आपके सामने में स्क्रीन पे कीबोर्ड खुल जाएगा और आपको वहां बताएगा कौन कौन से फिंगर्स यूज करनी है। मैं आपको वो गेम बता दूंगा, मैंने भी उसके साथ खेला हुआ है, ठीक है। उसकी स्पीड और मेरी स्पीड हमने खेल खेल में उसको सिखाया, ताकि अच्छा खेल खेल में सिखाया हमने उसको कीबोर्ड कैसे चलाते हैं। सर आप तो ऑलरेडी चला रहे हैं मोबाइल में कीबोर्ड, आपका जो मोबाइल में जो अल्फाबेट्स है, क्वार्टी कीपैड जिसको बोलते हैं मोबाइल में, वही क्वार्टी कीपैड तो आपका है यहाँ पे लैपटॉप में, सेम है, खाली वहां आप अंगूठे का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे आपको 8 उंगलियों का यूज करना पड़ेगा, अंगूठों का यूज कर रहे हैं, और यहाँ 8 उंगलियों का। आपकी इफेक्टिवनेस बढ़ेगी मालिक, क्यों डर रहे हो आप। और मेरी किसी भी बात का बुरा मत मानो,
मैं तुम्हें यहाँ डिमोटिवेट करने के लिए तो कुछ बोल नहीं रहा, मैं जो भी कहूंगा तुम्हें मोटिवेट करने के लिए कहूंगा। सर आप हमारी मुश्किल को नहीं समझ रहे। बेटा हम आपकी मुश्किल को समझ रहे हैं, लेकिन आपकी मुश्किल में मैं और मुश्किल बढ़ाना नहीं चाहता हूं, मैं आपको तरीके बता रहा हूं। आप स्पीड से डरते हैं, आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कीजिए, गेम को डाउनलोड करके, कीबोर्ड को डाउनलोड, क्वार्टी कीपैड प्रैक्टिस, आपको बहुत सारे गेम मिल जाएंगे कीबोर्ड की प्रैक्टिस के लिए, राइट। उसके अलावा फॉर्मेट की चिंता नहीं है, बॉक्सेस पहले से बनेंगे, मिले हुए बॉक्सेस पहले से मिलेंगे आपको, उस बॉक्सेस के अंदर फिल करना है आपको। फॉन्ट साइज की चिंता नहीं करनी है, इटैलिक, बोल्ड और फॉन्ट साइज 14 एंड 18 स्टैंडर्ड आपको बॉक्सेस में फिल करना है, सब कुछ स्टैंडर्ड वहां पे रहेगा। इनफैक्ट यूएस का एग्जाम जो मैंने दिया था, जो जनरल एंट्री मैंने पास करनी थी, वो जनरल एंट्री में पहले से बॉक्सेस बने हुए थे और ड्रॉप डाउन में मुझे ऑप्शन मिला था कि कौन सा अकाउंट चूज करना चाहते हैं। हो सकता है इंस्टीट्यूट आपको वो ऑप्शन ना दे, लेकिन अगर जनरल एंट्री पास करनी है आपको तो बॉक्सेस मिलेंगे। कॉस्टिंग में आपको लेजर अकाउंट बनाना है, टेबल बनाना है, तो वो टेबल आपको पहले से मिलेगी। सर हम सेकंड लाइन में कैसे जाएंगे? अरे उसके अंदर मल्टीपल बॉक्सेस मिलेंगे, पहली लाइन दूसरी लाइन के, क्यों घबराते हो? सर जो आप कॉपी पे प्रैक्टिस करते हो ना बॉक्सेस बना के, वो बॉक्सेस आपको वहां मिलेंगे, उसके अंदर डेटा आपको लिखना है खाली, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी है तो आपका एग्जाम आराम से क्लियर होगा। बस मैं एक बार समरी थोड़ी सी बता रहा था। प्रोविजनल असेसमेंट्स को हम लोग डिस्कस करने के बाद स्क्रूटनी में जाएंगे। देखिए सब जगह आपके यहाँ पर सपोर्ट में कि स्क्रूटनी सेक्शन 61 में क्वेश्चन बनता है क्या? देखिए एमटीपी में अडॉप्टेड क्वेश्चन है, यानी इंस्टीट्यूट इसको कभी भी पूछ सकती है। 3 मार्क्स बेस्ट जजमेंट। सर ये मैंने रेड किया हुआ है क्योंकि एग्जाम में कभी कभी नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न पे क्वेश्चन आता है। वो डिस्कस द असेसमेंट इन रिलेशन टू द नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न, जो रिटर्न नहीं फाइल करते हैं उसके लिए भी यही सेक्शन है, सेक्शन 62। तो ये मैंने थोड़ा सा रेड कर रखा है स्ट्रेस देने के लिए आपको। उसके अलावा अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए असेसमेंट कौन सा है? 63, बेस्ट जजमेंट जैसा ही है ये। उसके बाद देखिए फिर से मैंने आपको सपोर्ट में एग्जाम में पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय समरी असेसमेंट, 64 सेक्शन। देखिए आरटीपी का रेफरेंस दिया हुआ है, एमटीपी का रेफरेंस दिया हुआ है, सीएमए फाइनल। क्यों? सिर्फ बताने के लिए कि दिस पैरा इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, राइट। उसके बाद फिर समरी असेसमेंट क्या, फिर सीए फाइनल का मिलता जुलता क्वेश्चन। अगर मान लो मेरे सिलेबस में, सीएमए के सिलेबस में ये टॉपिक है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर सीए में कुछ क्वेश्चन पूछे हुए तो वो मैंने डाल दिया आपके लिए। उसके बाद ये मैं यहां आना चाहता था, ये मैं ओवरव्यू देने में इस जगह पे आना चाह रहा था। सर असेसमेंट चैप्टर में मैंने 2 पेज अमेंडमेंट्स के डाले, पेज नंबर 27 27.7 में सर्कुलर के थ्रू। 27.7 में सर्कुलर के थ्रू 2 पेज के अमेंडमेंट्स हैं। अब सीएमए इंस्टीट्यूट का जो सप्लीमेंट्री देखेंगे, सीएमए इंस्टीट्यूट ने अपनी सप्लीमेंट्री में इस अमेंडमेंट्स को रिटर्न चैप्टर का अमेंडमेंट बताया है, लेकिन मैं इसको रिटर्न में नहीं असेसमेंट में डाल रहा हूं। और यहां पर सीएमए इंस्टीट्यूट से गलती भी हुई है कि इस 2 पेज की अमेंडमेंट्स को, सर्कुलर की जो अमेंडमेंट्स है नॉन फाइलर्स के लिए, इसको उन्होंने इंटर में भी डाल दिया है। मैंने इसके लिए अलग से एक वीडियो यूट्यूब पे डाली हुई है कि ये जो 2 पेज का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर दिया है नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न्स के लिए थ्रू सर्कुलर, ये फाइनल के लिए है, इंटर के लिए नहीं होना चाहिए। प्लस इंस्टीट्यूट कहती है ये रिटर्न चैप्टर की अमेंडमेंट है, मैं कहता हूं ये रिटर्न चैप्टर की नहीं, असेसमेंट चैप्टर की अमेंडमेंट है। तो मैंने इसका लोकेशन वॉल्यूम 3 में दिया है, वॉल्यूम 2 में नहीं दिया है, ठीक। ये 2 पेज हमारे इस बुक में कवर हैं। सर इस अमेंडमेंट को कवर करेंगे एग्जाम्स के लिए प्रॉपर वे में कि क्या कहता है ये, बस उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बस बहुत छोटा सा है। सर रेगुलर असेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट, नॉन फाइलर्स के लिए असेसमेंट, उसके बाद जो लोग रजिस्टर्ड नहीं है उसके लिए असेसमेंट, फिर एक समरी असेसमेंट है, उसी को प्रोटेक्टिव असेसमेंट भी बोलते हैं। उसके बाद फाइनल एमटीपी का क्वेश्चन है, एक सीए आरटीपी का क्वेश्चन है, उसके बाद फिर से एक सीए का सजेस्टेड आंसर का, यानी सीए इंस्टीट्यूट का मई 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद सीए फाइनल का फिर से नवंबर 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीए फाइनल का मई 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मतलब इस चैप्टर से मुझे जितना सीएमए का क्वेश्चन मिला, उसके अलावा मैंने सीए के क्वेश्चन भी डाले हुए हैं। ध्यान रखिएगा, हम अब इस चैप्टर के शुरुआत में लिख देंगे 1 क्वेश्चन मस्ट है एग्जाम के लिए इररिस्पेक्टिव ऑफ अमेंडमेंट। सर अभी तक का जो पैटर्न था,
अब कहते हैं आपकी सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पैटर्न है, तो मान लीजिए 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो इससे रहेगा ही रहेगा, 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से रहेगा ही रहेगा। डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रही है। और सर हम चैप्टर नंबर 27 पे हैं, फाइनल लेवल पे मैंने कितने चैप्टर डाले हुए हैं जीएसटी के अंदर? टोटल 37 चैप्टर्स डाले हुए हैं। फाइनल लेवल पे जो हमारा मटेरियल है एससीटीसी का इशूड मटेरियल, जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी फ्री में अवेलेबल है, हम बच्चों को पीडीएफ देते हैं, आप प्रिंट करा लो या हमसे परचेज कर लो, ठीक। टोटल 37 चैप्टर्स हमने स्प्लिट कर रखे, इंस्टीट्यूट के मटेरियल को हमने टोटल 37 चैप्टर्स में स्प्लिट कर रखा, और हम अभी कितने पे हैं? 27 पे। सर इस अंदाज से मान के चलिए कि 2 क्वेश्चन तो इस चैप्टर से आना ही आना है, ठीक। अब सब्जेक्टिव पैटर्न के लिए मैं इसमें 5 मार्क्स का वेटेज देता हूं। ऐसे मान के चलिए कि अगर इंस्टीट्यूट फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज और 1-2 मार्क्स का स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछ रही है, तो इसको भी वो इंस्टीट्यूट 3-4 मार्क्स तक लेके जाएगी ही जाएगी। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, दिस चैप्टर इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। तो ये मैं एक ओवरव्यू दे रहा था। अच्छा, इसमें हम लोग जैसे रूल्स भी पढ़ेंगे साथ में, जैसे ये जो पॉइंट है ये वाला प्रोविजनल असेसमेंट का, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से ये प्रोसीड्योर, ये रूल है, रूल नंबर 98, बगल में लिख लीजिए रूल नंबर, ये रूल नंबर 98 है, राइट। ये पूरा का पूरा यहां से तक जो चल रहा है ये रूल नंबर 98 है। ऐसे ही हमारे पास एक है रूल नंबर 99, वो रूल नंबर 99 तो मिक्स है, ये है, ये जो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में पेज नंबर 9 पर हम कवर कर रहे हैं, यहां लिख लीजिए रूल नंबर 99। ये जो पेज नंबर हम लोग 99 में कवर कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आंसर फॉर्म में प्रोसीड्योर फॉर स्क्रूटनी, स्क्रूटनी सेक्शन 61 है और उससे रिलेटेड प्रोसीड्योर को मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्म में कवर किया है। ये रूल नंबर 99 है। 3 रूल है, रूल 98, 99, 100 असेसमेंट से रिलेटेड, ठीक है। 100 मिक्स हो गया है प्रोटेक्टिव के अंदर, समरी असेसमेंट के अंदर नहीं, समरी असेसमेंट के अंदर नहीं है, कहीं पे तो है, किसके अंदर है? हाँ, समरी असेसमेंट के अंदर ही है, फॉर्म्स नंबर वगैरह कुछ मैं बता दूंगा, आप पढ़ाते समय ही बता दूंगा। फटाफट चलते हैं कहाँ, ओह हम स्टार्ट करते हैं 26.1 ऑपरेशन ऑफ जीएसटी पोर्टल और वॉक थ्रू। बोला सर ये कैसा टॉपिक है? बेटा एक बार अपना स्टडी मटेरियल तो देखो, मेरे मैट को देख रहे हो और मेरे ऊपर सवाल पूछ रहे हो फाइनल में कि ये कैसा टॉपिक है, तो आप अपने फाइनल के स्टडी मटेरियल में जाके देखो ना ये चैप्टर है या नहीं। सीए स्टूडेंट तो ऐसा कोई चैप्टर नहीं पढ़ते। बेटा आप सीएमए कर रहे हो ना, आप सीएमए कर रहे हो तो अपना स्टडी मटेरियल तो जाके देखो कि क्या ऐसा कोई चैप्टर है ऑपरेशन ऑफ जीएसटी पोर्टल एंड वॉक थ्रू। एक और चैप्टर बता दूं जो अलग ही है, सीए में, सीए इंस्टीट्यूट में वो चैप्टर ही नहीं है। सीए में फाइनल के स्टडी मटेरियल में जाऊं मैं इंडेक्स में, तो एक चैप्टर मैं आपको तुरंत बता दूं, ये रिप्लाई टू डिपार्टमेंटल नोटिस, नोटिस का फॉर्मेट और उसके रिप्लाई का फॉर्मेट, ये सीए फाइनल के में सिलेबस में है ही नहीं, फिर क्या करोगे? सर ये मिसलेनियस टॉपिक के अंदर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स पर 7-8 पेज है ही नहीं सीए फाइनल में। अगर मैं सीए फाइनल से कंपेयर करूं तो रिप्लाई टू डिपार्टमेंट नोटिस, डिपार्टमेंट से नोटिस और उसके रिप्लाई का फॉर्मेट, आपका 5-6 मार्क्स आराम से आ सकता है, इसमें है ही नहीं वहां। मिसलेनियस के अंदर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल से रिलेटेड कुछ बातें है ही नहीं वहां। ये चैप्टर ही नहीं है, ट्रांजिशनल प्रोविजन है ही नहीं उनके सिलेबस में, हटा रखा है ट्रांजिशनल प्रोविजन। और आइए ये ऑपरेशन ऑफ जीएसटी पोर्टल है ही नहीं वहां। और आइए मैचिंग कॉन्सेप्ट अंडर जीएसटी सेक्शन 42-43 हटा चुका, वहां नहीं है। अब सर कितना डिफरेंस बताते रहेंगे, ठीक है सर। एनीवे ये 13 नंबर चैप्टर से लेकर हम लोग कहां तक 37 नंबर का कवरेज करते हैं वॉल्यूम 3 के अंदर। आइए कहां, पेज नंबर 26 पे, और इसको पढ़िए आप लोग, एक पेज फ्रंट पेज आप लोग वीडियो रोक के पढ़िए, फिर हम बात करते हैं, डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा ओवरव्यू और थोड़ा सा मैं ऑनलाइन के एग्जाम्स के जो बच्चों के बीच में कंफ्यूजन थी उसको मैं बता रहा था, और इस चैप्टर में क्या एक अमेंडमेंट है उसको बता रहा था।
घबराना नहीं है। और ऑब्वियसली मेरे मेरे किसी बात पर आप बहस करना चाहोगे तो बहस लंबी हो सकती है, इसलिए कोई फायदा नहीं है बहस करके मेरे से। इंस्टीट्यूट पैटर्न चेंज कर रही है और हम उस पैटर्न को आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। हम इंस्टीट्यूट तो है नहीं, सीधी सी बात। पढ़िए इसे, क्या कहता है ये।